हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा वीडियो नंबर 72, जो कि है हमारे चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 4। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 16 के 3 पार्ट करवा चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने 120 तक के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी एक भी वीडियो नहीं देखी है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 का भी पार्ट 1 2 3 नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं, मैं इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन से नंबर पे है? निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो हमने पढ़ा था कि 2011 के हिसाब से सबसे कम साक्षर जो है, यानी कि सबसे ज्यादा निरक्षर जो है, यानी कि सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो कहां पर है? बिहार में। तो ये प्रथम नंबर पे आता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल की साक्षरता दर 94.0% है, जो कि सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8%, जो कि न्यूनतम है। स्पष्ट है कि निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 122, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? अब यहां पर बात आती है राष्ट्रीय औसत की। तो अगर मैं इसमें से बात करता हूं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तो इन सब में से उड़ीसा राज्य जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चाहे मैं बात प्रश्नकाल की यानी 2005 की करूं या जनगणना 2011 के हिसाब से बात करूं, विकल्पगत जितने भी राज्य है उसमें से सी ही उत्तर सही था और अभी भी है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा की साक्षरता दर 72.9% है, जो कि अभी भी राष्ट्रीय औसत 73% से कम है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल की साक्षरता दर 82 क्रमशः 82.3%, 78% और 76.3% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? 2008 का क्वेश्चन है, एमपी का ही है, तो इसीलिए एमपी से ही हो गया कि भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर और इंदौर चारों में से कहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो नरसिंहपुर वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। 2008 का मतलब 2001 के अनुसार। ठीक है, प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था, लेकिन अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है वो 81.1% के साथ सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? राज्य, बाल लिंग अनुपात। उत्तर प्रदेश 890, मध्य प्रदेश 912, राजस्थान 880 या फिर बिहार 946। 2010 की बात है, यानी 2011 के 2001 की जनगणना चलेगी। ठीक है, और साथ साथ 2011 की भी बात हो ही जाएगी वहां पर, क्योंकि 2011 की बात चल रही है। तो अगर इन सब में से हम बात करते हैं तो बी जो है वो करेक्ट आंसर दे रखा है हमें, यही वाला सही है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए बाल लिंग अनुपात शिशु इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश 890 की जगह कितने हैं? 899। मध्य प्रदेश 912 ही है, जो कि दे रखा था। राजस्थान में 880 दे रखा है, लेकिन सही आंसर होगा 883। और बिहार में 946 दे रखा है, लेकिन सही होगा 933। अतः सही विकल्प बी होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में, अगर ये अनंतिम आंकड़े थे, अगर अंतिम आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 902, मध्य प्रदेश में 918, बिहार में 935 और राजस्थान में 888। ये लिंग अनुपात है। ठीक है, लड़के लड़कियों के बीच का अंतर। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में बाल यानी 0 से 6 वर्ष जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से निरंतर घट रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, यानी प्रारंभ में बढ़ा उसके बाद घटा। तो 0 से 6 वर्ष की आयु में जो लड़के लड़कियों के बीच का लिंग अनुपात का जो अंतर है वो लगातार घट रहा है 1961 के बाद से। ठीक है, भारत में बाल 0 से 6 वर्ष जनसंख्या में लिंगानुपात
में वर्ष 1961 से निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति रही है। 1961 में ये 976 थी, जो कि 1981 में 962 वर्ष, 2001 में 927 और 2011 में और गिरकर 919 हो गई। ठीक है, तो ये लगातार घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 126, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? 2011 के हिसाब से हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा था 919 है। ठीक है, लेकिन वो हमारे अंतिम आंकड़े थे, यहां पर बात की गई है किसकी? अनंतिम आंकड़ों की। तो अनंतिम आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो वो 914 थी। ठीक है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु लिंग अनुपात 914 था, जो कि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 919 था। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के किस राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है? कहां पर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। तो 2013 का क्वेश्चन, इसीलिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, वर्ष 2011 के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आकलन के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में कुपोषण के शिकार बालकों का प्रतिशत उच्चतम है। यहाँ 60% बच्चे कुपोषित से प्रभावित है। इसके अलावा झारखंड 56.5% और बिहार 55.9% बच्चे कुपोषित है। क्वेश्चन नंबर 128, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? 2001 के हिसाब से गोवा, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो ये आप लोगों को पता है, जहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वहां पर ही ऐसी चीजें जो होंगी वो कम होंगी। तो केरल, शिक्षा का स्तर वहां पर आप लोगों को पता ही है सबसे सही है, तो इसीलिए वहां पर ये भी कम था, बाल मृत्यु दर भी कम थी। 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में बाल मृत्यु दर 16 प्रति हजार थी, जबकि गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, गोवा में 36 प्रति हजार, कहते हैं महाराष्ट्र 49 प्रति हजार और तमिलनाडु में 53 प्रति हजार, यानी 53 प्रति हजार थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 71 प्रति हजार थी, जो कि वर्ष 2000 की जनगणना 2011 की जनगणना 2001 में कितनी थी? 71 प्रति हजार, यानी हजार में से 71 बच्चे मर रहे थे। लेकिन 2011 की अगर हम बात करते हैं तो शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार हो गई थी, यानी 44 पर 1000 बच्चों में से। देश में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य गोवा और मणिपुर प्रत्येक में 11 प्रति हजार है। यानी कि अगर हम सबसे कम की बात करें तो गोवा व मणिपुर दोनों में 11 प्रति हजार। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां 59 प्रति 1000 है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश में 57 प्रति 1000 और उड़ीसा में भी। तो यहां पर शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा अधिक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1901 के बाद यौन अनुपात में लगातार ह्रास देखा गया है, यानी गिरावट देखी गई है। 1901 की जनगणना के में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया गया है। 2001 की जनगणना में न्यूनतम यौन अनुपात दर्ज किया गया है और 1991 से 2001 के दशक में यौन अनुपात में सर्वाधिक ह्रास दर्ज किया गया है। तो कौन सा सही है? अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि 1901 की जनगणना में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया गया है। ठीक है, लिंगानुपात 1901 से 2001 तक देखने से स्पष्ट होता है कि 1901 की जनगणना में सर्वाधिक 972 डिवाइडेड बाई 1000 लिंगानुपात पाया गया था। अतः विकल्प बी सही है, जबकि अन्य विकल्प सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देशीय लिंगानुपात 943 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछले दशक में वार्षिक घातांकी वृद्धि दर थी। घातांकी, इसका मेरे को भी किसी को पता हो तो प्लीज मेरे को ये बताना। घातांकी मेरे हिसाब से परसेंटेज वृद्धि होती है, कितने प्रतिशत की वृद्धि थी वो होता है इसका। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की पिछले दशक की वार्षिक वृद्धि कितनी थी? 2.5%, 2.2%, 1.9% या 1.5%। तो 1991 से अगर हम कंपेयर करते तो उस हिसाब से 1.9% थी। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1991 से 2001 में के दशक में वार्षिक घातांकी वृद्धि यानी कि औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि जो है वो 1.97% थी और 2011 के अनुसार ये 1.64% है वार्षिक।
कि वार्षिक तो इतना बढ़ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, भारत के बड़े राज्यों में केरल की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वाधिक रूप से स्वीकृत कारण है? केरल ने परिवार नियोजन में सर्वाधिक निवेश किया है? नहीं। भारत में केरल की साक्षरता दर सर्वोच्च है, लेकिन ये भी रीजन नहीं है, बात तो सच है पर ये गलत है, ये रीजन गलत है। केरल ने साक्षरता और लोक स्वास्थ्य के संवर्धन में भारी निवेश किया है और सामाजिक नीतियों को उच्च प्राथमिकता दी है। बिल्कुल सही, ये पॉइंट ही होगा। केरल के जनसंख्या पिरामिड में जननक्षम आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, ये बात गलत है, तो सी हमारा करेक्ट होगा कि उन्होंने निवेश किया है लोक स्वास्थ्य पे। केरल में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम होने का मुख्य कारण वहां की जननांकीय एवं सामाजिक संरचना है। प्रश्नकाल के दौरान केरल सरकार ने शिक्षा कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप केरल की साक्षरता दर जहां 90.9% थी, वहीं लोक स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था के कारण मृत्यु दर शिशु और मातृ मृत्यु दर को मिलाकर के भी राष्ट्रीय औसत से कम थी। जनगणना 2011 के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94.0% है, खुद ही आप सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 132, बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है कहां पर? बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में? तो बौद्ध लोग जो है उनकी सबसे ज्यादा संख्या जो है महाराष्ट्र में है। जनगणना 2001 के अनुसार ये है, इसमें हम 1 और 11 दोनों की बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में जो बौद्ध लोगों की जनसंख्या है वो 5,83,000 नहीं सॉरी 58,38,000 ना, क्या पढ़ रहा हूँ अभी, कितनी है? 58,38,710, जबकि 2011 में ये बढ़ के हो गई 65,31,200। कर्नाटक में ये थी 3,93,300, जो कि बढ़ के नहीं घट के हो गई 95,710। उत्तर प्रदेश में थी ये 3,02,031, जो कि घट के हो गई 2,06,285। बिहार में थी ये 18,818, जो कि वो बढ़ के हो गई 25,453। तो बेसिकली इन दोनों जगहों से सब महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में बौद्ध मतावलंबियों की कुल जनसंख्या 79,55,207, यानी कि 79,55,207 भारत की कुल जनसंख्या का 0.8% थी, जिसमें सर्वाधिक बौद्ध मतावलंबी महाराष्ट्र राज्य में निवास करते थे। 2011 में बौद्धों की कुल जनसंख्या जो है 84,42,972 है, जो कि पूरे देश की जनसंख्या का 0.69% है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल से बड़ा है। ओके। जनगणना 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या छत्तीसगढ़ की जनसंख्या से अधिक है। इनमें से कौन सा सही है? देखो बात तो यह कि रियल बात है कि क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ बड़ा है लेकिन जनसंख्या पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, ये बात रियल है, तो दोनों ही बातें सही है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ का 1,35,192 किलोमीटर। अतः कथन एक सत्य है। जनगणना 2001 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है कहते हैं 8,01,76,197 और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,08,33,803। तो देख ही सकते हो कितने का फर्क है। इस प्रकार दोनों कथन सत्य होने से सही विकल्प सी होगा। जनगणना 2011 की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनसंख्या है 9,12,76,115 और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2,55,000 2,00,000 गलत कर रहा हूं क्या? 2,00,000 नहीं, यह गलत है, मैं गलत कर रहा हूँ ना। 2,55,000 55,45,198, ये 9 करोड़ था ना, तो ये 2 करोड़ तो होगा, 2,55,00,000। ठीक है। अतः जनगणना 2001 के अनुसार भी विकल्प बी ही सही होता। सी सॉरी बी कह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ओके। सॉरी। भारत के विश्व में 2.4% भूभाग पर विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। ओके। भारत में विश्व की 1.6% भूभाग पर विश्व की 24% जनसंख्या निवास करती है। प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.4 करोड़ है और चीन की 1.8 करोड़।
प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत की भागीदारी 1.8 करोड़ है और चीन की 1.4 करोड़। तो देखो अगर इसमें से सही की बात की जाए ना, तो फर्स्ट और लास्ट जो है वही सही है, ये बात बिल्कुल सही है। 2.4% हमारा भूभाग है वर्ल्ड भूभाग का, यानी टोटल विश्व में जितनी जमीन है उसका 2%, 2.4% जो है हमारे पास जमीन है, और हमारे पास विश्व की 16% के करीब लगभग जनसंख्या रहती है। ठीक है, और ये बात सही है कि प्रतिवर्ष विश्व भागीदारी में भारत 1.8 करोड़ और चीन 1.4 करोड़ की जो है भागीदारी दे रहा है। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्नगत कथन में 2 और 3 गलत है, जबकि कथन 1 और 4 लगभग सही है। क्वेश्चन नंबर 135, भारत की गिनती जननांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यह 15 से 64 वर्ष वर्ग आयु की जनसंख्या अधिक है, या 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या फिर यहाँ पर कुल जनसंख्या अधिक है। देखो ये जननांकीय लाभांश होता है ना, ये बात करता है कि कितने वर्किंग लोग हैं आपके यहाँ, आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी है, वर्किंग जनसंख्या कितनी है। तो वर्किंग जो होती है वो 15 से 64 वर्ष की आयु का होता है, इसीलिए ये वाला रीजन हमारा बिल्कुल सही होगा। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है क्योंकि यहाँ कार्यकारी यानी वर्किंग जनसंख्या अर्थात 15 से 64 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 136, जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से होता है, यानी जब वो ये बोलते हैं तो उनका मतलब क्या होता है। जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि, सकल जनसंख्या में असाधारण कमी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी, या अच्छी प्रकार से संतुलित लिंग अनुपात। तो ये जनसांख्यिकीय बोनस का मतलब होता है कि भैया ये जो 15 से 64 वाले लोग हैं ना, इनकी संख्या बढ़ेगी आपके देश में। तो जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि, ये होगा। जनसांख्यिकीय बोनस से तात्पर्य जनसंख्या में उत्पादनकारी यानी श्रम संबंधी आयु समूह में वृद्धि से भारत में डेमोग्राफिक बोनस उत्पादन वृद्धि में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, यानी उल्टा प्रभाव नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, या अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। देखो अनाज अगर कम हो रहा है तो ये तो नुकसान है ना, तो ये आंसर हो नहीं सकता। बेरोजगारी नुकसान है, हमारे खेत छोटे होते चले जा रहे हैं तो ये भी नुकसान है। लेकिन ये जो 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग हैं इनकी जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो ये तो फायदे की बात है। तो कार्यकारी जनसंख्या, इसीलिए ए हमारा करेक्ट होगा। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, बल्कि यह जनसंख्या वृद्धि का अनुकूल प्रभाव है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कार्यकारी जनसंख्या के आकार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, जबकि जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 138, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या है। ओके, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, ये बात तो बिल्कुल सही है। 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है, ये बात भी सही है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, ये बात भी सही है। बात यह है कि ये चीज गलत है क्योंकि भारत में विश्व का जो है टोटल प्रतिशत है पहले 16% था, जो कि बढ़ करके 17.5 के करीब हो गया था 2011 के करीब। ठीक है, तो ये होगा, इसीलिए ये वाला गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा क्योंकि यही गलत है। जनगणना 2000 हाँ, जनगणना 2011 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प बी, सी और डी में वर्णित तथ्य सही है, जबकि विकल्प ए सही नहीं है क्योंकि भारत में विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है, यानी फायदा नहीं है। बाढ़ों में वृद्धि, ये वैसे भी फल नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। प्रदूषण में वृद्धि, ये तो अच्छी बात है ही नहीं।
कृषि योग्य भूमि में कमी, ये भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन वन्य जीवों की अभिवृद्धि, ये एक जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, वन्य जीवों की अभिवृद्धि जो है इसका जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। भारत में जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल बाढ़ों में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि और में कमी और प्रदूषण में वृद्धि है, लेकिन वन्य जीवों में वृद्धि इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, जब दंपत्ति रक्षण की दर में वृद्धि हो रही हो तो क्या होता है? जन्म दर अवश्य घटेगी। जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के हो। मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी, या फिर शिशु मृत्यु दर अवश्य ही घटेगी। तो जब दंपत्ति रक्षण में वृद्धि हो रही होती है तो ऐसे में क्या होता है कि जब जन्म दर तभी घटेगी जब दंपत्ति कम आयु के हो। ये हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, दंपत्ति रक्षण का दंपत्ति रक्षण दर जन्म दर घटाने का सबसे प्रभावी उपाय है। दंपत्ति रक्षण दर में वृद्धि सर्वाधिक प्रभावी तभी होगी जब यह वृद्धि दर कम आयु वाले दंपत्तियों के बीच हो। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? 31, 41, 61, 71, 81, 91 या फिर 2001 और 2011? अगर हम बात करते हैं, एक दशक की बात करते हैं, तो लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा गिरावट जो देखी गई वो 61, 71 के बीच में देखी गई। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1921, 31, 950 है, 31, 41, 945 है, 41, 51, 946, 51, 61, 941, 61, 71, 930, लेकिन 930 से ज्यादा यहाँ पर घटी तो हुई है 927। या तो ये डाटा गलत है, यहाँ पर घटी तो ये, या तो ये मिस प्रिंटिंग है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को डाउट के तौर पे रखता हूँ। मैं इसको होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो होगा ना उसके अंदर मैं इस चीज़ को ले आऊँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात तो सच है कि 61, 71 में सबसे ज़्यादा कमी आई थी, लेकिन इसके हिसाब से तो 81, 91 दिखा रहा है ना ये। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 142, 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात कितना है 2001 के हिसाब से? तो 1930, 1934, 1000 में 926 या फिर 1933? तो इसमें से डी करेक्ट है। ये 933 है, जो कि अगर हम उसकी बात करें 2011 की बात करते तो ये 1000 पे 943 हो गई थी। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात 1000 पे 933, जबकि जनगणना 2011 के हिसाब से ये 943 थी। क्वेश्चन नंबर 143, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 वर्षों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? तो हमने अभी पढ़ा है कि ये 943 है। 943 है, इसका करीब वाला आंसर ये है, बट बेसिकली 943 है। जनगणना 2011 के अनंततम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 940 थी, जबकि अंतिम आंकड़ों के अनुसार 943। एक तो ये अनंततम और अंतिम ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 144, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पर 940, प्रति 1000 पर 950, प्रति 1000 पर 960, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि 1000 पे 943 है, तो इसका तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, इनमें से अब मैं चाहे 2001 के आंकड़ों की बात करूं चाहे 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं, हरियाणा में ये 861 है जो कि 879 हुआ है, पंजाब में 876 था जो कि 895 हुआ है, सिक्किम में 875 था जो कि 890 हुआ है, उत्तर प्रदेश में 898 था जो कि 912 हुआ है। तो आप देख ही सकते हो सबसे ज्यादा कहां पर है, हरियाणा में ही कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146, वर्ष 2001 से 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है कितने की? 1000 पुरुषों पर 20 महिलाओं से, 1000 पुरुषों पे 10 महिलाओं से, 1000 पुरुषों पे कहते हैं 60 महिलाओं से, या फिर 1000 पुरुषों पे 40 महिलाओं से? तो अगर आप यहीं पर देखते हो, मैं थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूं,
यहाँ पर देखते हो तो ये दे रखा है 898 और ये दे रखा है 912, तो लगभग लगभग कितने हो गए, 14। 14 का फर्क है, यानी 10 वाला हमारा ज्यादा एक्यूरेट पड़ेगा, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 908, जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार 898 था, जबकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 912 था। अतः यदि अनंतिम आंकड़ों की तुलना की जाए तो 10 और अंतिम आंकड़ों की तुलना की जाएगी तो 14 महिलाएं होंगी। उल्लेखनीय है कि लिंगानुपात का तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या से, कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 147, 1991 से 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां पर वृद्धि देखी गई, तो ये देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। जनगणना 1991, 2001 और 2011 के आंकड़े यहां पर हमें दे रखे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कितना था, 859 से 893 और 893 से 938। ठीक है। केरल में 1036 से 159 और 159 से 184। उत्तराखंड में 936 से 962, 962 से 963। छत्तीसगढ़ में 985 से 989 और 989 से 999। तो अगर आप देख रहे हो तो सबसे बड़ा जंप जो है वो इधर ही आया है। ठीक है। अतः ये स्पष्ट है कि दिए गए आंकड़ों में से प्रश्न काल में दिए गए राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में 4 राज्यों का उल्लेख है, निम्नलिखित में से किसमें 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नतम लिंग अनुपात था, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मणिपुर। तो अगर इन चारों की बात की जाए तो इनमें से गुजरात में सबसे कम लिंगानुपात था। यहां पर हमें दे रखा है प्रश्नगत राज्य तथा उनसे संबंधित लिंगानुपात 2001 से 2011 के कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। देखो ये जितने भी डेटा वाले क्वेश्चन है ना, ये तो अब देखो आप लोगों को अभी फिलहाल 2011 वाले आंकड़ों पे मेन फोकस रखना है। ठीक है। 2011 वाले आंकड़े आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि 2021 का तो ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास है नहीं, वो होता तो हम लोग कर लेते। प्रश्नगत राज्य और उनसे संबंधित लिंगानुपात 2001 और 11 की जनगणना के अनुसार क्या दे रखा है, आप देख सकते हो कि इन चारों में भी देखें तो सबसे कम कहां पर है, गुजरात में, और इन चारों में भी सबसे कम कहां पर है, गुजरात में। तो चाहे 2011 की बात करो चाहे प्रश्नकाल की बात करो, गुजरात में ही सबसे कम लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ कहां पर, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कम हुआ कहां पर, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, दादर एवं नागर हवेली में, या दमन और दीव में। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हुआ दमन और दीव में। ये देखो 1991, 2001, 2011 दे रखा है। हरियाणा की बात करें 65 से 61, 61 से 79। ओके। हिमाचल प्रदेश 76 से 68, 68 से 72, ये तो घटा और फिर बढ़ गया। दादर 52 से 812, 812 से 774, बहुत घटा है। लेकिन दमन और दीव तो 960 से 710 और 710 से 618, तो इस बहुत ज्यादा का ही अंतर आ गया, इसलिए दमन और दीव हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर जम्मू एवं कश्मीर। तो शिशु लिंग अनुपात जहां पर बिल्कुल ही कम है वो है हरियाणा। ठीक है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार विकल्पों में दिए गए राज्यों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का शिशुओं का लिंग अनुपात कुछ इस तरीके से है, कुल शहरी और ग्रामीण। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 902, 885, 906। केरल टोटल 964, शहर में 963, इधर 965। हरियाणा में 834, शहर क्या था, शहर में 832 और इधर 835। और जम्मू और कश्मीर 862, टोटल 850 शहर में और गांव में 865। तो आप देख ही रहोगे शहर में भी सबसे कम हरियाणा में और गांव में भी सबसे कम हरियाणा में, और टोटल में भी इसीलिए सबसे कम हरियाणा में ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या में बालकों की संख्या सर्वाधिक है, बिहार, पंजाब, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल। तो यानी कि ये बात हो गई कि जहां पर लिंग अनुपात सबसे कम होगा वहीं पे लड़कों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, तो ये था हरियाणा में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष प्रति
100 बालिकाओं पर हरियाणा राज्य में सर्वाधिक 120 बालक है, जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 100 बालिकाओं पे 102 बालक है। चलो विकल्प सी सही है। 152, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? जब हरियाणा है तो हरियाणा सीधा सीधा सबसे कम वाली बात तो हरियाणा की हो जाएगी वैसे भी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा 879, सिक्किम 890, पंजाब 895 और जम्मू कश्मीर 889 है। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे, यानी पैसा कमाने में सबसे अच्छा लेकिन लिंगानुपात के वाले सबसे बेकार? तो आर्थिक दृष्टि से, और ये इसका भी होगा हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, तो हरियाणा सबसे सही होगा। ठीक है, चाहे मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं चाहे लिंगानुपात की बात करूं, तो अगर आप देखते हो तो चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा पैसा जो है वो हरियाणा में है, लेकिन सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में ही है। तो उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत राज्यों में हरियाणा आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। इतने आंकड़े हैं, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए पीडीएफ कह रहा हूं कि मैं आप कर लेना डाउनलोड खुद से भी पढ़ने के लिए, बार बार देखने पड़ेंगे ये तो। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? सीवान, गोपालगंज, सारण या किशनगंज? तो अगर हम 2011 के हिसाब से बात करते हैं तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्पगत जिलों का लिंगानुपात कुछ इस तरीके से है। गोपालगंज 1021, सीवान 988, सारण 954 और किशनगंज 950। तो आप देख सकते हो इस हिसाब से क्या होगा, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हमारा गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 155, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई? कौन से इलाके में सबसे ज्यादा घनी आबादी थी? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा? उपयुक्तों से कोई नहीं। देखो अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हो तब तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसे पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, स्टेट रिलेटेड तो पूछे ही जाते हैं। तो बिहार की अगर हम बात करते हैं तो शिवहर था जहां पर सबसे ज्यादा घनी आबादी थी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग की बात अगर हम करते हैं तो। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य दी गए हैं उनकी कुछ इस तरीके से घनत्व है। शिवहर में 1880 लोग, वैशाली में 1717 लोग, पटना में 1823 लोग और दरभंगा में 1728 लोग। तो उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि विकल्पगत जिलों में समग्र रूप से बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर, उसके बाद पटना और उसके बाद दरभंगा था, यानी पहला शिवहर, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा और चौथा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 156, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, कितना था बिहार में 2011 का? मैंने कहा ना बिहार का अगर क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस, स्टेट पीसीएस देख रहे हो तो वहां तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये था 935। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात 0 से 6 आयु के समूह की जनसंख्या 935 था। क्वेश्चन नंबर 157, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। आपको बताने की जरूरत है नहीं कि जब हरियाणा है तो हरियाणा ही करेक्ट आंसर होगा, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम 879 है। हरियाणा 879, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912 और बिहार 918। क्वेश्चन नंबर 158, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, इससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो हरियाणा। अब मैं डाटा बार बार नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी डेटा देख लिया है कई बार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जो है हरियाणा में 879 और सबसे ज्यादा केरल में 1084। बाकी डेटा आपके पास जो ऊपर जितने भी हमें दिए गए थे ऑप्शन उनके हिसाब से यहाँ दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 159, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंग अनुपात उच्चतम है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड? तो लिंग अनुपात जहां पर सबसे ज्यादा है वो है छत्तीसगढ़। इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो प्रश्नगत राज्यों में 2001 और 11 के अनुसार लिंग अनुपात कुछ इस तरीके से, छत्तीसगढ़ 900। देखो इन चारों में अगर आप देखते हो तो सबसे कम कहां पर है? सबसे कम है झारखंड में, सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। और इसमें भी अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा तो 2011 के हिसाब से सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश होता, 2011 के हिसाब से आंध्र प्रदेश होता।
लेकिन 2001 के हिसाब से छत्तीसगढ़ है। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रश्नकाल में विकल्प बी सही था, जबकि 2011 के हिसाब से विकल्प ए यानी कि आंध्र प्रदेश सही होता। क्वेश्चन 160, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो औसत से ऊपर है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, जो कि दिए गए आंकड़ों में झारखंड राज्य जो है उसके 949 का था। बाकी राष्ट्रीय औसत से अगर गुजरात की बात करें तो वो 919, महाराष्ट्र 929 और मध्य प्रदेश 931 है, जो कि औसत से तो कम ही है। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 121 से 160 तक किया। टोटल हमारे 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं इस पार्ट में, और इसके साथ हमारा पार्ट 4 जो है चैप्टर 16 का वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दो सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारी रीच बढ़ाए। बाकी एक ये मेरा अपना पर्सनल है कि देखो सब्सक्राइब तो एक तो कर ही दो, सब्सक्राइब कर दो, नए नए वीडियोस आते रहेंगे, हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलता रहेगा। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस हो, सजेशन हो, या फिर कोई भी कंप्लेन भी हो इवन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। बाकी मैंने जैसा कि बोला हुआ है कि इससे ये वीडियो नंबर 72 है, तो बाकी सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लेलिस्ट को वहां से देख सकते हो, और साथ ही साथ इस PDF को भी डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो। बाकी बी सेफ, स्टे सेफ, एंड जल्दी इसी महीने मतलब इसी वीक में मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे। 17 और 18 दो ही रह जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम।